नमस्कार, खबर फास्ट पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। फरवरी के इस रविवार को चुनावी सुपर संडे कहा जाए तो गलत नहीं। यूपी के तीसरे चरण के साथ साथ आज पंजाब में भी सभी 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सियासी उठापटक के बीच उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। पंजाब की चुनावी लड़ाई इस बार पॉलीगोनल यानी कि बहुकोणीय है। एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस, जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में 38.5% वोटों के साथ 77 सीटें मिली थी। अकाली दल को 14 सीटें और 25.24% वोट मिला था। बीजेपी को 5.39% वोट और 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं आम आदमी पार्टी को तब 20 सीटें मिली थी और वोटों का प्रतिशत 23.7% था। इस दौरान लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पंजाब में 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर की जोड़ी, वहीं अकाली दल और बीएसपी गठबंधन ने भी मजबूत दावेदारी पेश की है। कैसी रही पंजाब में वोटिंग के बाद क्या है राजनीतिक एक्सपर्ट्स का आकलन? 117 का समर 10 मार्च पर अब नजर। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से आपको बताते हैं कि पंजाब में किस जिले में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, कितना आंकड़ा सामने आया है और इस वोटिंग के बाद परसेंटेज के हिसाब से क्या कुछ ट्रेंड है पंजाब में। तो पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान हुआ है। आपको अगर आंकड़े बताएं, 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 64.15% मतदान हुआ है। मानसा में सबसे ज्यादा 75.24% मतदान हुआ है। मलेरकोटला में 72.84%, मुक्तसर साहिब में 72.01% वोटिंग हुई है। फजिल्का में 73.59%, बठिंडा में 70.07%, अमृतसर में 57.74%, फरीदकोट में 66.54%, फिरोजपुर में 66.26%, गुरदासपुर में 65% से ज्यादा, जालंधर में 60.96%, लुधियाना में 59% से ज्यादा। तो क्या कुछ आंकड़े हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अभी इसके बाद हुए 1 घंटे के मतदान के आंकड़े आना अभी बाकी है। 64.15% कुल मिलाकर वोटिंग पंजाब में शाम 5 बजे तक हुई है। तो हमारे संवाददाता अनिल पंजाब के मोहाली से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। विपिन ओकारा हमारे साथ मोगा से हैं। अनिल, क्या कुछ आज ट्रेंड दिखाई दे रहा है? 64.15% वोटिंग हुई है। अभी 1 घंटे के आंकड़ा आना जो है वो बाकी है। फिलहाल मोहाली में क्या स्थिति है और क्या दिख रहा है ट्रेंड? देखिए 6 बजे मतदान जो है वो संपन्न हो गया, लेकिन 6 बजे तक जो मतदान केंद्रों पर मतदाता मौजूद थे उन्हें वोट डालने का समय दिया गया है। तो करीब 6:15 बजे या कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी है जहां पर कि 6:30 बजे तक वोटिंग जो है वो जारी रही। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं टोटल वोटिंग के उसको अपडेट करने में कुछ समय ज़रूर लग रहा है, क्योंकि जो भी आंकड़े अभी तक आए वो 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है सामने आए और 5 बजे तक के आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। 64% तक मतदान उसके तहत हुआ है। अभी तक शांतिपूर्वक मतदान रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कई जिलों में कई वोटिंग जो सेंटर है वहां पर वोटिंग मशीन की खराबी की जो शिकायत है वो की गई। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई जगह इस तरीके की शिकायत की गई। और ऑल ओवर अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो शांतिपूर्वक मतदान जो है वो रहा है। और एक बड़ा प्रयास पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने को लेकर जो प्रयास किए गए थे वो सफल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आ रहा हूं अनिल आपके पास, लेकिन मैं प्रोडक्शन टीम को कहूंगा कि जो ये आंकड़े अपडेट हो रहे हैं इसको जरा अपडेट करें, क्योंकि जो वोटर टर्नआउट अब तक आंकड़ा बता रहा है 64.27%, 5 बजे तक का आंकड़ा पंजाब में चुनावों का हो चुका है। इस आंकड़े को जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि 5 बजे तक के भी आंकड़े लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। ये भी हम दर्शकों को बता दें तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अनिल, मोहाली की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो शुरुआत में काफी धीमी रफ्तार रही थी मोहाली में,
फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए काफ़ी धीमी स्थिति थी शुरुआत में, और बाकी जब जिलों के आंकड़े पेश किए गए तो उसमें मोहाली शायद सबसे पीछे जो ज़िले हैं, निचले ज़िले हैं वोटिंग के, उसमें नज़र आ रहा था। लेकिन उसमें कुछ तेज़ी ज़रूर देखी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब पूरे 6 बजे तक के आंकड़े जो हैं, यानी मतदान संपन्न होने के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे, तो उसमें किस तरीके का रुझान जो है वो देखने को मिला। मोहाली में कुछ ऐसे वोटिंग सेंटर थे जहां पर काफ़ी धीमी जो है वोटिंग चल रही थी, लंबी लाइनों में लोग लगे थे। तो ये माना जा सकता है कि मोहाली में काफ़ी जगह इस तरीके के मतदान केंद्र हैं जहां पर कि करीब 6:15 साढ़े 6 बजे तक जो है वो मतदान हुआ है, और उसके बाद जो है आंकड़े जो है फिर चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट किए जाएंगे। जी, मोगा में क्या कुछ स्थिति, और खासतौर पर जो मालवा इलाका है पंजाब का, यहां पर क्या कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है? बताना चाहूंगा, अगर मोगा की बात करें तो मोगा में अब सुबह अगर हम 8 बजे की बात करें तो 8 बजे से पहले लाइनें लगने शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब वोटिंग चलती रही तो शाम को 5 बजे के बाद जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो गई वोटिंग। लोग बहुत कम देखे गए बूथों में। बहुत सारे ऐसे बूथ थे जो बिल्कुल ही खाली पड़े हुए थे। हमने खबरपात पे करीब जो है 4 बजे भी दिखाया था कि बहुत से ऐसे बूथ हैं जो खाली हुए हैं, और 5 बजे की करीब जो डिटेल हमारे पास आई है वो करीब जो है 52% यानी कि 52% जो है पोलिंग हुई थी। उसके बाद जो अनधिकारित लोगों से पता चला या कुछ अपने सोर्सों से पता किया तो मोगा में जो पोलिंग की स्थिति बताई जा रही है वो अभी 59% जो है वो बताई जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। बाकी इलाकों की अगर बात की जाए, जो मालवा क्षेत्र के इलाके आते हैं उस तरफ किस तरह का ट्रेंड है, और वोटर से अगर बातचीत हुई है विपिन, तो वोटर के मन में क्या था, किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है आज, किन मुद्दों का दबदबा रहा? वोटरों से बात की है हमने, और सुबह खबरपात के साथ भी लोगों ने बात की थी। तो मेन मुद्दे लोगों के थे कि हमें चाहिए रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए। दूसरा चाहिए एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज चाहिए, वो काम है यहाँ पे। और तीसरा उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है लोगों को सेहत की समस्या जरूरी है, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। क्योंकि अगर मोगा जिला की बात करें तो मोगा में कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो या तो उनको लुधियाना जाना पड़ता है या फरीदकोट जाना पड़ता है, क्योंकि फरीदकोट में भी मेडिकल कॉलेज है, लुधियाना में भी अच्छे कॉलेज है। नहीं तो फिर उनको जो है पीजीआई में जाना पड़ता है। ये लोगों की डिमांड थी। 3 डिमांड तो लोगों की थी कि इन तीनों को तो सबसे पहले ध्यान में रखा जाए। ये लोगों के मुद्दे थे। जी बिल्कुल। अनिल, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बीते दिनों पंजाब में रहा है, उससे कहीं ना कहीं रुझान में कोई परिवर्तन वोटर्स का दिखाई दिया है क्या? देखिए, पिछले अगर 2 से 3 दिन पहले की बात की जाए, मतदान से पहले की, तो जो मुद्दे पिछले समय में पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे थे, जिनमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात की जा रही थी, रोजगार की बात की जा रही थी, विकास के मुद्दे थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं पार्टियों की तरफ से की जा रही थी। लेकिन पिछले वोटिंग से 2 दिन पहले की बात की जाए तो अलग तरीके के मुद्दे जो हैं वो सामने आए। चाहे वो कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर घिरती भी नजर आई। लेकिन वोटर्स से हमने जहां तक बात की, जो सुविधाएं चाहिए लोगों को, उसको ध्यान में रखते हुए मतदाताओं की तरफ से वोट किया गया है। सबसे अहम मुद्दा अधिकतर लोगों की तरफ से यही रखा गया है कि रोजगार जो है एक बड़ी समस्या है, और रोजगार कौन देगा, कौन सी पार्टी अब इस के लिए सक्षम है, इसको ध्यान में रखकर जो है लोग वोट कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाताओं की तरफ से इसको ध्यान में रखते हुए वोट किया गया है। जी ठीक है। विपिन, एक सवाल ये भी, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से बीती रात जो खबर आई कि डेरा का जो समर्थित वोट बैंक है उसको इशारा दिया गया, रातों रात अपना इशारा बदला गया, किस तरफ इशारा था? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था फूल के साथ तिगड़ी करके कुछ एक कोड वर्ड रखा गया था। नहीं, ऐसा है भविष्य जी। मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं मोगा की बात करूं तो मोगा में ज्यादा इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। लोग कहते थे कि जी डेरा को उनको मैसेज भेजा गया, उनको एक कोड दिया गया कि आप भाजपा को वोट देंगे।
तो ऐसा कुछ हमें तो दिखाई नहीं दिया कि लोग ज्यादा डेरा के प्रेमी जो हैं वो ज्यादा भाजपा की तरफ गए हो। सभी एक्चुअली सबसे ज्यादा यहाँ पे था कि वोटर जो है इस समय बिल्कुल साइलेंट था, कोई बताने को तैयार नहीं है कि मैंने किसको वोट डाली है। बस उनका यही था कि हमें वो सरकार चाहिए, हमें जी वो उम्मीदवार चाहिए जो हमारे इन 3-4 जो मुद्दे हैं इस समय पूरे पंजाब के, उनकी ओर ध्यान दें। जी क्योंकि लगातार पिछले अगर बात करें तो पिछले समय में यही मुद्दे रहे हैं, और लोग ज्यादा यही कहते थे कि इन चारों चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, वही सरकार चाहिए हमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका। अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार और शंभू बद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। गुरमीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वोटिंग ट्रेंड पंजाब में क्या कह रहा है, किस तरह का आकलन? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पे तसल्ली होनी चाहिए कि एटलीस्ट शांतिपूर्ण मतदान हुआ है जी पंजाब में, और कहीं से किसी बड़ी घटना का अंदेशा जो व्यक्त किया जा रहा था पहले, आपको मालूम है चुनाव से पहले कुछ घटनाएं हुई भी थी। तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि जो मतदान का प्रतिशत है, वैसे तो फाइनल प्रतिशत अभी आएगा और कंपाइल होता होता कल तक एग्जैक्ट पता लगेगा। जी लेकिन जितने, अगर हम पीछे 3 चुनाव की बात करें तो तीनों ही चुनावों में 75% से ऊपर मतदान हुआ था। बिल्कुल 78 भी गया है, 77 भी हुआ था। जी उम्मीद तो ये है कि इस बार शायद उस प्रतिशत को नहीं छुएगा, हालांकि 70 को तो क्रॉस करेगा मुझे लगता है मतदान। जी और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला था, तो बहुत ये माना जा रहा था कि बहुत मोबिलाइजेशन ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पार्टियां हैं तो ज्यादा गर्म चुनाव माना जा रहा था। तो अगर ज्यादा मोबिलाइजेशन होती है तो प्रतिशत और बढ़ना चाहिए था। जी लेकिन प्रतिशत जो है वो खास तौर पे अभी के आंकड़े, मैंने जैसे बताया कि कल फाइनल, तो कल तक मिलेंगे आंकड़े आपको। बिल्कुल इन शाम को जैसे आप 5 बजे का बता रहे थे, मान लीजिए 64-65% है, जी तो वो मतलब पिछले साल को क्रॉस तो नहीं करेगा, और हो सकता है कि जो मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि शायद थोड़ा कम रहे, 70 से तो ऊपर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, ये एक बड़ी बात। जी दूसरा ये कि पंजाब का ये जो चुनाव था, इसमें इस बार सीधे तौर पे चेहरों पे ये चुनाव लड़ा गया, और उसमें लांछन और आरोप प्रत्यारोप ये भी बहुत हुए एक दूसरे पे। सभी, कोई भी शायद उससे बचा नहीं रहा, चाहे भगवंत मान हो, चाहे चन्नी साहब हो, या बाकी लोग हों। तो उसकी वजह से जो राजनीति में, और जो आखिरी 2-3 दिन में भी जो चीजें हुई, जैसे आप कुछ नए प्रकरण सामने आए जो आम आदमी पार्टी के लिए, या चन्नी साहब का जो एक बयान आ गया यूपी और बिहार के लोगों को लेके, जो निश्चित ही जिसको सही नहीं माना जा सकता, अब उसका कितना असर हुआ होगा आखिरी 2-3 दिन में, उस पर बहुत निर्भर करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब में इस बार बहुकोणीय मुकाबला था। आप जो है वो बराबर आगे भी बनी हुई थी। कई लोग ये कह रहे थे कि बदलाव के नाम पे उनको लाभ हो सकता है, जी लेकिन क्या वो बदलाव का जो लाभ है उससे कोई क्लियर मैंडेट आएगा? अब देखिए, वैसे अगर पंजाब की बात करें तो आप 92 से शुरू कर लें तो हमेशा क्लियर मैंडेट ही आया है। ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब में कभी खिचड़ी सरकार बनी हो। जनादेश बिल्कुल स्पष्ट रहा है, चाहे वो आप पिछले 2 चुनाव में, और एक बार तो रिपीट भी हो चुके हैं अकाली दल। तो इस बार क्या ऐसा होगा, क्योंकि ज्यादातर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या जो सर्वे करने वाले लोग हैं, या शायद आपके भी जो फीडबैक मिल रही होंगी, वो ये मिल रही थी कि इस बार शायद किसी को बहुत स्पष्ट बहुमत ना मिले, जी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो क्या आखिरी दो, क्योंकि कई बार पंजाब का मतदाता, हर बार ऐसी अटकलें होती है, लेकिन आखिर के 1-2 दिनों में पंजाब का मतदाता जो है वो क्लियर मैंडेट देता है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? ये तो अब 10 मार्च को पता लगेगा। पंजाब के चुनाव में राजनीतिक दलों को इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 1 हफ्ता और मिला फालतू, जी क्योंकि आप जानते हैं कि पहले 14 तारीख को पोलिंग हो जानी थी, जी लेकिन रविदास जयंती की वजह से फिर वो 20 को हुई आज। तो उसमें क्या वो, उनको कोई अपने पक्ष में वो कोई हवा बना पाए, या जैसे आप डेरा का कह रहे हैं, या भाजपा जो है वो क्या दोआबा क्षेत्र में, जलंधर लुधियाना में क्या अपना आधार बढ़ा पाई, जी चाहे वो ब्यास का डेरा हो, उसके भी आपको मालूम है मुखी मिले थे। अभी आप सच्चा सौदा की तो आप बात कर ही रहे थे। जी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ जो हॉट सीट्स हैं उन पे भी सबकी निगाहें हैं, लेकिन सभी को अब लगभग 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। पर 2 बातें मैं जरूर कहूंगा, एक कि मतदान प्रतिशत कम जरूर हुआ होगा शायद अभी तो आखिरी, लेकिन फिर भी वो अच्छा प्रतिशत ये है अगर 70 से ऊपर है, और दूसरा शांतिपूर्ण चुनाव। ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल ठीक है सर। शंभू बद्रा जी, क्या कह रहा है आपका आकलन वोटिंग ट्रेंड? और जिस तरह से मालवा क्षेत्र को लेकर मैंने एक सवाल भी अपने संवाददाता से पूछा था, जिस तरह से कुछ खबरें मिल रही थी कि डेरा की तरफ से जो राजनीतिक पॉलिटिकल विंग है उनका कोडवर्ड रातों रात बदल दिया गया, समर्थन कहीं और जा रहा था, फिर किसी और को समर्थन दिया गया। ये सब तस्वीरें क्या किस तरफ इशारा कर रही हैं?
देखिए पंजाब के जो चुनाव है बहुत सालों के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जी कि मुकाबला बहुकोणीय है और पहले क्या होता था कि दो साइड में दिखता था कि चुनाव इधर जाना है या इधर जाना है। जी इस बार खास करके बीजेपी और कैप्टन के साथ गेम में आने से और आम आदमी पार्टी के एक स्ट्रांग प्लेयर के तौर पे वहां पे उभरने से ये चुनाव जो है सो चार चतुष्कोणीय दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे क्षेत्र होंगे जहां तीन धड़े मजबूत होंगे, कहीं पे चार है, कहीं पे दो है। तो पूरे पंजाब को अगर आप देखेंगे तो, लेकिन जो मेन फाइट है वहां पे उसमें देखेंगे तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे है। बीजेपी को अपनी वहां पे जनाधार साबित करना है कि उसका क्या जनाधार है वहां पे, क्योंकि अभी तक तो कोई खास जनाधार नहीं है बीजेपी का वहां पे, कुछ शहरों तक सीमित है, देहात में तो बिल्कुल नहीं है। और पंजाब की जनता जो है सो इस बार साइलेंट है, कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि लहर किस तरफ है। राजनीतिक दलों को भी पता नहीं चल पा रहा है कि वहां पे लहर किस तरफ है, इधर है या उधर है। जो डेरा का इशू है जब फरलो दिया गया था तभी से लग रहा था कि इनका एक राजनीतिक फायदा लिया जाएगा, जी और जिस तरह से उन्होंने रातों रात वोट बदली है। और पीछे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तारीफ करते नजर आए थे। जी तो उससे एक संकेत मिल रहा था कि आने वाले वक्त में शिरोमणि अकाली दल जो है सो बीजेपी और सब मिलके एक संभावना देख रहे हैं कि अगर कोई संभावना हो कि हम मिल के सरकार बना सके जी तो अपने लिए एक रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन जो सीन है पंजाब का उसमें इसको बहुत कुछ नहीं देखा जा सकता है, मतलब कि सत्ता मिलेगी ये तो 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन इनके संभावना प्रबल नहीं दिखाई दे रहे। मुझे एज ए बीइंग जो मैं देख रहा हूँ, पर्सनल मेरा ये व्यू है जी कि कैप्टन के जाने से कांग्रेस निश्चित रूप से बिखरी है, कांग्रेस वीक हुई है, और नवजोत सिंह सिद्धू उस तरह के नेता नहीं है कि पूरे कांग्रेस को बांध करके, पूरे जनता को बांध करके कांग्रेस के पक्ष में हवा बना सके या कर सके। जी चुनाव के दौरान भी उनका कोई प्रभाव प्रचार में या और चीजों में नहीं दिखा। बयानबाजी में कांग्रेस में हमेशा बयानबाजी के स्तर पर गंभीरता नहीं रही, और कहीं न कहीं से उन्होंने अच्छा मैसेज नहीं दिया है। यही गलती आम आदमी पार्टी से भी हुई है कि खालिस्तान को लेकर जो बयानबाजी हुई है वो भी उनका। तो पंजाब का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव है और डेरा का प्रभाव काफी सीटों पे है, लेकिन इस अपील के बाद क्या जो डेरा के लोग हैं वो उनको मानेंगे या उनको मान के वोट करेंगे, ये चुनाव के नतीजे से पता लगेगा। डेरा खुल के तो इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई इस तरह की कोई बात की है कि संकेत दिया है कमल के साथ तिगड़ी की, चूंकि शिरोमणि अकाली दल का जो चुनाव चिन्ह है और इसका कमल का फूल है, दोनों चुनाव चिन्ह के हिसाब से ये अपील लगती है। लेकिन डेरा का बीजेपी या शिरोमणि अकाली दल कितना राजनीतिक फायदा उठा पाते हैं ये 10 तारीख को पता चलेगा। इस बार जो इलेक्शन में दिखाई दे रहा है वो एक साइलेंट वोटर लहर जैसी कोई चीज नहीं है, जी और चतुष्कोणीय होने की वजह से या त्रिकोणीय होने की वजह से थोड़ी फाइट भी मजबूत है कि थोड़े थोड़े अंतर से कोई जीतेंगे हारेंगे, और त्रिशंकु की संभावना दिखाई दे रही है, किसी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले, बहुत सालों के बाद ऐसा हो। जी जैसे आप यूपी में देख रहे हैं कि बसपा एक साइलेंट प्लेयर की तरह वहां पे काम कर रही है। जी आप यहाँ देखेंगे कि शिरोमणि अकाली दल के साथ बसपा भी है और बीजेपी जैसे सोच रहे हैं। तो बसपा का जो जनाधार था पंजाब में बहुत स्ट्रांग था, लेकिन आने वाले अभी 4-6 साल में पार्टी काफी कमजोर हो गई है वहां पे, और वो आम आदमी पार्टी की तरफ रिप्लेस हुआ है वहां पे पंजाब में। जी जो उनके पहले कैडर वोटर हुआ करते थे जी उसके बहुत सारे वोटर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से शिफ्ट हुए हैं या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, किसी एक पार्टी को नहीं कर सकते, दोनों जगह शिफ्ट हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, 10 तारीख को पता लगेगा जी ठीक है एक्चुअली सर, में। ठीक है सर। गुरमीत सिंह साहब,
चाहे अगर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर साहब की बात की जाए, इनकी जोड़ी, दूसरी तरफ बीएसपी और अकाली दल, और जो कि ये पूरा मसला जो चला, जिस तरह से संदेश डेरा की तरफ से दिया गया, ये दोनों ध्रुव की अगर बात की जाए, भले ही ये अपने लिहाज से बहुत बड़ा एक फैक्टर बनकर ना उभरे, लेकिन दो बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ने का समीकरण क्या बनाती दिख रही हैं? नहीं, निश्चित ही देखिए, मैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है जी और अकाली दल और बसपा का जो गठबंधन और साथ में जो ये वाला गठबंधन ढींडसा साहब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का, जी इसके साथ आने में कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, अगर ऐसा कोई त्रिशंकु विधानसभा बनती है जी तो क्योंकि बादल साहब, जैसे इन्होंने कहा, बादल साहब की वो इज्जत भी करते हैं, बादल साहब के तो पांव भी हाथ लगाते थे, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री एक समय में जब कभी मिलते थे, और अभी भी जब वो बीमार थे तो उनका उन्होंने फोन करके हालचाल पूछा, तो वो तो व्यक्तिगत बातें अलग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी ये स्पष्ट है जी कि आम आदमी पार्टी को अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो भाजपा और अकाली दल का गठबंधन होने की काफी संभावना है, जिसका इशारा शायद आप जो कह रहे थे कि कमल और तकड़ी वाला, जी उसका तो यही निकलता है कि भाई अगर कमल जीतने की पोजीशन में नहीं है तो तकड़ी को दिया जाए, जितना मुझे समझ में आया, अगर वो कोड ऐसा कोई जारी हुआ है। जी और उनका एक जनाधार तो निश्चित है, और जैसे मैंने बताया कि इस बार जो डेरा सच्चा सौदा है वो तो विवाद में भी रहा, पहले आपको मालूम ही है, चाहे उनके जो सजा वाला इशू हो या जो और भी वहां पर जो कार्यों को लेकर भी विवाद रहे। जो ब्यास का डेरा है वो भी इस बार जो है वो जो जिसपे कभी कोई विवाद उस तरह से नहीं रहे, अगर आप ध्यान से देखेंगे जी तो वो भी, उनके जो प्रमुख हैं वो भी मिले थे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से, तो डेरों को अपनी तरफ करने की कोशिश सभी ने अपने अपने तरीके से की है। और मालवा क्षेत्र में क्योंकि 69 सीटें हैं, मुख्यमंत्री पद के सभी दावेदार इसी क्षेत्र से हैं, आप जानते ही हैं, जी चाहे सुखबीर बादल हो या वो भगवंत मान हो या वो चन्नी साहब हो, जी और इवन अगर आप कैप्टन साहब को भी किसी तरह से कोई दावेदार मानते हैं, हालांकि मैं तो अब उन्हें नहीं उस तरह से दावेदार मान रहा, जी क्योंकि उनकी आयु भी हो गई है, और मोस्ट लाइकली जैसे मैंने कहा कि अगर एक अच्छी संख्या में सीटें गठबंधन ले जाती है, मान लीजिए 15-20 ले जाती है, और अकाली दल जो है वो 40-45 ले जाता है, तो उनका अलायंस जरूर हो जाएगा, तो उस अलायंस में नेचुरली मुख्यमंत्री तो अकाली दल से ही आएंगे, सुखबीर बादल ही आएंगे। जी तो अगर 3 मुख्य दावेदार माने जाएं तो वो तो सुखबीर बादल, चन्नी साहब और भगवंत मान ही माने जा सकते हैं। और तो उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों ही मालवा क्षेत्र से आते हैं, और मालवा में 69 सीट्स हैं, तो सबसे अधिक सीट्स हैं, और आपको यहाँ पर पहले भी स्ट्रांग माना जाता था, पिछले चुनाव में भी। जी माजा और दोआबा में आप कमजोर है, जो मुझे लगता है जैसे जी बिल्कुल दोआबा बिल्कुल, में मैं इसीलिए बीजेपी कह रहा हूं थोड़ा सर, सा क्योंकि देखिए ज्यादा। जिस तरह से डेरा का ये कोडवर्ड में बदलाव हुआ, एक संदेश अकाली दल की तरफ भी डेरा ने दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी को मालवा क्षेत्र में कमजोर करने की ये एक पैंतरा राजनीतिक तौर पर था, और इसका नुकसान क्या आम आदमी पार्टी को होगा? निश्चित क्या, आम देखिए, अगर कोई वोट अकाली दल को या इवन बीजेपी को भी जाता है जी डेरे से, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इस समय वो पार्टी के स्टेक्स आई हैं जो सर्वेज में और चीजों में नंबर 1 पे मानी जा रही थी। जी तो जो भी जो पार्टी सबसे आगे मानी जा रही है, अगर कोई इस प्रकार से टैक्टिकल वोटिंग जिसको हम कहते हैं, जो कि कोई अपराध नहीं है, हर पार्टी अपने हिसाब से करती है, तो वो अगर टैक्टिकल वोटिंग कोई होती है तो उसमें आपको ही नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो अकाली दल शायद फायदा लेगा, क्योंकि अकाली दल को, देखिए, अकाली दल का एक अपना परमानेंट वोट बैंक भी है पंजाब में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एक स्ट्रांग होल्ड उनका है। हालांकि ये ठीक है कि जब भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन टूटा, उन्होंने केंद्र से भी जो मंत्री पद से भी त्यागपत्र दिया, और किसान आंदोलन के दौरान काफी ये माना जा रहा था कि उनका नुकसान हुआ है, और वो नाराजगी, और जैसे आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब थे तब उस समय तो ये लग रहा था कि बहुत आसान होगा किसान आंदोलन के मद्देनजर जी कांग्रेस के लिए, लेकिन बाद में जिस तरह से परिस्थितियां बनी, उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कांग्रेस उसमें खेल में पिछड़ जाए तो भी, क्योंकि कांग्रेस में आपस की लड़ाई बहुत ज्यादा चलती रही। और फिर जैसे मैंने बताया, ये जो भैये वाला जो बयान था, देखिए, अरविंद केजरीवाल वाला जो बयान था वो तो चलिए कुमार विश्वास ने कही वो बात है ना, उसकी सत्यता पर उन्हें एक मौका मिल सकता है, लेकिन चन्नी साहब ने तो सामने कह दिया, वो चाहे केजरीवाल जी के लिए कह रहे थे, जी पर केजरीवाल जी तो उत्तर प्रदेश से है नहीं ना बिहार से हैं,
तो वो जो बात उन्होंने कह दी बाद में, हालांकि उसकी उन्होंने जाहिर सी बात है स्पष्टीकरण देना है, लेकिन वो शायद बयान बहुत ज्यादा कांग्रेस को, मुझे लगता है कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ होगा। और जैसे हम कह रहे हैं कि बहुकोणीय मुकाबला जी। है, उसमें अगर थोड़ा सा वोटर भी आपसे छिटक जाता है, इसीलिए वो कुमार विश्वास वाला बयान के बाद आपको मालूम है दिल्ली तक प्रदर्शन किए भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल जी के खिलाफ। जी। तो वो इसीलिए कि भाई अगर कुछ लोग भी उससे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी से पीछे हट जाए तो नतीजे बदल सकते हैं। तो जी, अगेन मैंने बेहद जैसे कहीं ना कहा कहीं बेहद दिलचस्प ये अब तस्वीर पूरी नजर आ रही है कि आखिर 10 मार्च को किस तरह के नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरह की राजनीति पंजाब में होती रही है, जिस तरह के चुनाव होते रहे, उसमें कहीं ना कहीं क्लियर मैंडेट सामने आता था, लेकिन उस तरह की तस्वीर कह पाना या समझ पाना बहुत इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, प्रोफेसर गुरमीत सिंह साहब, शंभू बद्रा साहब, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबरफास्ट के साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। तो फिलहाल 117 का समर आज पूरा हो गया, लेकिन अब नजर 10 मार्च पर है कि पंजाब में सियासत का बाजीगर कौन होगा। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरफास्ट पर खबरें लगातार जारी।